We found ourselves and lost our heads, going down like waterfalls. और लोग सोच रहे कहाँ गई अनामिका, क्या हो गया उसको, और धीरे धीरे वो ये सोचने लगते हैं कि कौन थी अनामिका, मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं और ये थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी फैमिली, उसकी जो रिलेशनशिप्स है विद अ हस्बैंड, विद अ किड्स, विद अ मदर, तो वो सब बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। जब सेट पे आती थी तो औरतें जो होती थी सेट पे, वो हम हमारे जो कोस्टार्स वो और जो हेयर ड्रेसर्स, इतनी महिलाएं होती थी सेट पे। आज जब मैं सेट पे जाती हूँ तो हर डिपार्टमेंट में महिलाएं हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं मयंक शेखर और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं ये दशकों से बड़े स्क्रीन पर बतौर सुपरस्टार हम इनको देखते आ रहे हैं, पर इस वक्त वो इस स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माधुरी दीक्षित। थैंक यू सो मच माधुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। माधुरी, मैं इसलिए स्क्रीन की भी बात कर रहा हूँ प्योरली बिकॉज इन सच अ लॉन्ग करियर आप एक नए स्क्रीन पर आ रही हैं। It's an OTT screen, it's an OTT platform as it were, and उस of course शो का नाम है The Fame Game, Netflix पर उपलब्ध है ये, but आप उसमें सुपरस्टार प्ले कर रही हैं जी। at some level क्या आपको लगता है कि ये जो किरदार है आपसे ही प्रेरित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही प्रेरणा है कि ये सुपरस्टार है, इतना ही कॉमन है दोनों में, लेकिन दोनों की जो जिंदगियां हैं बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से और बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। अनामिका आनंद जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ बहुत बड़ी स्टार है। सबको लगता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और खुशी से भरी हुई है और एक दमदार ऐसे एक कैरेक्टर है वो, लेकिन वन फाइन डे वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है और लोगों को पता नहीं वो कहाँ चली गई और लोग सोच रहे कहाँ गई अनामिका, क्या हो गया उसको, और धीरे धीरे वो ये सोचने लगते हैं कि कौन थी अनामिका, उसकी लाइफ कैसी थी, और धीरे धीरे यू विल सी दैट जो उनको लग रहा था पूरा परफेक्ट लाइफ है उसका, वो एक एक उसकी जो सच्चाइयाँ हैं, जो उसके लाइफ की जो मिस्ट्रीज़ हैं, वो सब बाहर आने लगती हैं और लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी टू दिस, क्योंकि मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं और ये थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी फैमिली, उसकी जो रिलेशनशिप्स है विद अ हस्बैंड, विद अ किड्स, विद अ मदर, तो वो सब बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। Of course, I mean, I'm not suggesting कि ये कहानी आपसे प्रेरित होगी, किरदार ही हो सकता है अगर। इनफैक्ट अगर थ्रिलर की बात करें, आई थिंक माय फेवरेट थ्रिलर जो आपने किया वुड बी 100 Days, Oh yes, I remember that. Fantastic thriller of its time. Personally, मैं हमेशा आपसे जानना चाहता था माधुरी, अब जब आप सुपरस्टार थी उसके बाद आपने ब्रेक लिया, टू रेज अ फैमिली, आप अमेरिका गई। जब आप वहां रह रही थी, अज्यूमिंग कि अमेरिका में, और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया आपको जानती ही है, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको शायद नहीं जानते होंगे, आपके नेबरहुड में, आपके आसपास लोग जो, डिड दे एवर गूगल यू टू चेक एंड देन दे वर शॉक्ड कि ये हमारे साथ ही रहती हैं, हमारे नेबर हैं ये? हाँ, ऐसा हुआ था। जिस नेबरहुड में मैं रहती थी वहाँ पे ज़्यादा अमेरिकन थे, बहुत कम इंडियन फैमिलीज़ हुआ करती थी, और जब व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग देयर तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। धीरे धीरे बात पता चलने लगी लोगों को, इंडियंस को, दूसरे इंडियंस को, कि अरे माधुरी दीक्षित यहाँ रहती है इस विसिनिटी में, इस लोकेलिटी में, लेकिन कभी कभी उनको बराबर कौन से घर में दे वर नॉट वेरी श्योर। तो गाड़ी से वो गोल 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 ऐसे चक्कर लगाते थे, घूमते थे वहाँ पे। तो हमारे जो नेबर्स थे वो बोले कि ऐसे एक गाड़ी हमने देखी जो आपका घर के वहाँ से स्लोली जाती है, आपके घर में झांक रहे हैं एंड ऑल दैट, तो शुड वी कॉल द पुलिस? तो माय हस्बैंड से नो नीड टू कॉल द पुलिस, क्योंकि हमें पता था वो एक इंडियन फैमिली प्रयत्न कर रही थी कि शायद हमें कहीं दिख जाए, कोशिश कर रही थी। तो हमने कहा नो नीड टू कॉल द, ये ऐसे ऐसे है एंड शी इज़ अ स्टार देयर, शी इज़ अ स्टार देयर, यू डिडंट टेल अस, ये वो ऐसे, मतलब ऐसे वो बात फिर पता लगने लगी सबको। Right, and of course, you took a well-deserved break.
एंड आप अमेरिका में रही, आपकी ज़िंदगी काफ़ी अलग होगी कंपेयर टू जब आप बॉम्बे में एज अ स्टार थी। जब आप वापस आई माधुरी, बॉलीवुड जो जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री को जो कहते हैं, हम बॉलीवुड नाम दिया है हमने, हाउ डिफरेंट डिड इट सीम टू यू इन टर्म्स ऑफ जो लोग हैं, जिस तरह की कहानियां कह रहे हैं, कितना अलग लगा आपको? नहीं, जब मैंने पहले काम शुरू किया था तभी तो जब सेट पे आती थी तो औरतें जो होती थी सेट पे वो हम, हमारे जो कोस्टार्स वो, और जो हेयर ड्रेसर्स, इतनी महिलाएं होती थी सेट पे। आज जब मैं सेट पे जाती हूँ तो हर डिपार्टमेंट में महिलाएं हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे स्टोरी राइटर्स हों, डायरेक्टर्स, हमारी बहुत अच्छी अच्छी डायरेक्टर्स हैं। हमारी ही द फेम गेम में कई एपिसोड्स करिश्मा कोहली ने किए हुए हैं और कई एपिसोड्स बिजॉय ने किए हुए हैं। तो ऐसे मैं जब देखती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में एडीज़ हों, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हों, तो वो भी महिलाएं हैं और मैंने महिलाएं भी हैं। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश फील करती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में आज औरतें तरक्की कर रही हैं और अपना नाम कमा रही हैं। Right. And some things don't change, right? जब आप वापस आए, when you're making your OTT debut, आपके जो co-star हैं संजय कपूर, he was your co-star back in राजा। राजा के बाद हमने मोहब्बत की थी, साथ में 2 फिल्म्स की थी। राजा was your biggest hit in its own right, right? लोग उस समय कह रहे थे कि माधुरी दीक्षित के लिए ही वो फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस। नहीं, that was very sweet of them. Yes, I have worked with him after that. और जब हमने द फेम गेम में काम किया तो आई रियलाइज हाउ मच इज़ मेच्योर्ड एज एन एक्टर, क्योंकि जब हमने राजा की थी, ही हैड जस्ट बिगन। उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की थी, 3-4 फिल्में की थी तब तक जब हमने राजा की। सो ही वॉज क्वाइट न्यू एट दैट टाइम। और आज जब मैंने इतने सारे सीन्स किए उनके साथ, उनकी परफॉर्मेंस देखकर आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दैट हाउ मच ही इज़ ग्रोन। वैसे भी हमारे जितने भी को स्टार्स हैं इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। पर अगर 90 से कंपेयर करें माधुरी, तो इवन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो पिचिंग जो होती है थोड़ी सी ओवर द टॉप शायद होती थी उस समय, अब थोड़ा कम होता है। भी उस किस्म की बनती थी आज, और तभी क्या था, इक्विपमेंट भी उसी किस्म का था। कैमरा के वरिंग नॉइज होती थी हमेशा, तो जब एक्टर्स डायलॉग बोलते थे थोड़ा ऊंचा ही बोलना पड़ता था, नहीं तो क्यूज वगैरह समझ में ही नहीं आते थे क्योंकि कैमरे का ही इतना आवाज़ रहता था। तो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा वो एक पिच जो था उसका एक अलग पिच था, बहुत ड्रामेटिक, और द सीन्स यूज्ड टू बी वेरी ड्रामेटिक। जो रोना धोना था बहुत ड्रामेटिक होता था। इट वाज वेरी ड्रामा, लाइक कंप्लीट कॉमेडी, तो मतलब कंप्लीट कॉमेडी ऐसे मतलब फिल्में बनती थी। अब धीरे धीरे ज़्यादा सेंसिबिलिटीज़, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे मतलब सेंसिबिलिटीज़ भी चेंज हुई। और आज जब फिल्में बनती है कैमरा की तो आवाज़ ही नहीं होती है। सो व्हेन आई वाज डूइंग आजा नचले, आफ्टर अ गैप मैं आई और आजा नचले कर रही हूँ, तो आई यूज्ड टू फील लिटिल ऑकवर्ड कि कैमरा की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, द वर्रिंग ऑफ द कैमरा, वी आर सो यूज्ड टू इट। तो जैसे ही स्टार्ट साउंड कहते थे, एक्शन कहते थे, वो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनने की बहुत आदत थी। लेकिन बिल्कुल आजकल कैमराज आर कम्प्लीटली साउंडलेस, तो ऐसे लगता था अरे नाउ टू से माय लाइन ऐसे। तो ऐसे चेंजेस बहुत सारे हैं जो are amazing. The way the scripts are written now are amazing, and जो नया blood आया है, जो infuse हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, जो thinkers आए हैं, जो writers हैं, जहाँ महिलाओं की ज़्यादातर मैं कहूँगी कि उनके लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं। राइट, आई थिंक इवन जब महिलाएं आती हैं फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, ख्यालात भी बदलती है। डू यू रिमेंबर द टाइम, एक समय था माधुरी जब 90s में, मतलब जो आपके जो हीरो होते थे वो आपके पीछे पड़ जाते थे, स्टॉकर हुआ करते थे वो, जो शायद अब नहीं देखने को मिलता है उतना। अच्छा, फिल्मों में आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, फिल्मों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या तब का मतलब एक अलग रंग था, रोमांस का एक अलग तरीका था। लेकिन अब एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड इट्स मोर रियलिस्टिक एंड इट्स नॉट लार्जर देन लाइफ, इट्स मोर रियलिस्टिक। अभी कंटेंट इज किंग नाउ, द कंटेंट हैज़ टू बी गुड। और ऐसे बहुत सारी
डिफरेंसेस आए हैं, अभी चेंजेस आए हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स फॉर द बेटर, बिकॉज यू सी स्मॉल टाउन के स्टोरीज़ जो बनते हैं सब वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. जो विमेन के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, चाहे वो कोई मैथमेटिशियन हो जो महिला थी, उसके ऊपर एक स्पोर्ट्स पर्सन थी जो महिला थी, उसके ऊपर फिल्म बनी है, बायोपिक्स बन रहे हैं, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता है, यू नो. राइट. बट जब आप अपने पुराने काम देखती हैं, आर देयर स्टफ यू कम अक्रॉस जो थोड़ा आप क्रिंज करती हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, या वो जमाना ही ऐसा था? आर देयर एनी फिल्म्स और एनी या ज़माना ही ऐसा था. और ऐसे ही मैं बताऊंगी नहीं कौन सी फिल्म, लेकिन काफ़ी फिल्में हैं जहाँ even the dancing is like, oh my god, हम इतना फास्ट क्यों डांस कर रहे थे, you know. So yeah, there is that, but तब का एक अलग मैजिक था, तब का एक अलग एक फील था तभी. एंड आई थिंक विद टाइम्स एवरीथिंग चेंजेस, यू नो. जैसे आप अगर पहले की फिल्में देखेंगे, जब वो डाल पकड़ के गाना गाते थे, यू नो, मैं बन की, तब से आज कहाँ इंडस्ट्री है. तो आई थिंक ग्रोथ इज़ ऑलवेज देयर एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. और जब तक वो अच्छे के लिए है तो फैंटास्टिक. राइट. यू नो, पर्सनली अगर आपके करियर को देखा जाए, यू नो, यू हैड योर ओन अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन एल्स. एंड जब आपकी शुरुआत हुई, यू नो, लाइक अ बंच ऑफ फिल्म्स जो शायद उन्हें कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रहे, एंड देन यू वर लाइक राइट ऑन टॉप, यू नो, अगेन अ स्ट्रिंग ऑफ ह्यूज हिट्स. जब आप वापस आती हैं, यू नो, विद दिस न्यू वर्जन of Madhuri Dixit, 3.0 कह सकते हैं अब, because now you're on Netflix. How important are these things to you now, comparatively, जब आपने शुरुआत की कि यार ये सक्सेस हो कि नहीं? हाँ, तभी every time I did something it was to prove something. I have nothing to prove. There's nothing left to prove. Now it's like for me, मैं जब भी कोई रोल लेती हूँ तो वो इसलिए करती हूँ क्योंकि वो चैलेंजिंग लगता है मुझे. उसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग हैं, जैसे द फेम गेम में अनामिका आनंद जो मेरा कैरेक्टर है, उसकी चैलेंजिंग बात यह है कि वो बात कुछ कह रही है लेकिन सोच कुछ और रही है, उसका मतलब कुछ और है उसके दिमाग में. कह रही है आई एम सो हैप्पी एंड यू नो एवरीथिंग, लेकिन क्या वो वाकई हैप्पी है उसके लाइफ में? तो दैट हैज़ टू कम थ्रू द आईज. दो शी इज सेइंग समथिंग, व्हाट शी इज़ मीनिंग इज़ मच डीपर. और वो जो एक टाइट रोप वॉक होता है for a performance, that was something that I really got attracted to. और जैसा कि मैंने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है मिस्ट्रीज़ वगैरह, तो इसमें बहुत सारी मिस्ट्री भी है, फैमिली इमोशंस भी हैं, तो इसलिए आई थॉट दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल. सो फॉर मी नाउ एवरीथिंग आई पिक अप हैज़ टू बी समथिंग different, something that I'd love to do, that will give me joy, you know. And that's what is important. But इस फेज में, like, does commercial success matter to you in the same way? जैसे कि अगर डेढ़ इश्क जैसी फिल्म हो, which a lot of people loved it, I loved it too, बहुत ही अलग तरीके की फिल्म थी, you know, और even a film like कलंक, अगर बड़ी हिट नहीं होती है, तो do you even think about it उस फ्राइडे को कि यार चलेगी कि नहीं चलेगी, या it doesn't matter now? अगर चलती है तो सबको हैप्पीनेस होता है, obviously you will be happy if it runs, but it doesn't not mean that, you know, you have not done well. You have done your best. जब भी मैं फिल्म करती हूँ, आई हैव डन माई बेस्ट. अब आगे उसका क्या होता है, सो मेनी फैक्टर्स गो इनटू दैट. सो नाउ आई डोंट वरी अबाउट दैट, यू नो. और OTT का ये भी एक फ़ायदा है कि यहाँ पे इट्स नॉट, इट डजंट हैव मतलब उसका जो कंटेंट इज़ नॉट ड्रिवन बाय द डिक्टेट्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस. तो मतलब nobody sitting on your head saying कि आपको ये ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये कमर्शियल सक्सेसफुल चाहिए, तो ये भी ऐड कर दो, वो भी डाल दो, ऐसा भी कर दो. You know, nobody, you can tell your own stories at your own pace, in your own style, the way you want them to be told. तो ऐसी फिल्में आप बना सकते हैं OTT के लिए, क्योंकि उसमें वो प्रेशर्स नहीं हैं. लोगों को पसंद आती हैं, लोग देखते हैं. OTT का एक और फ़ायदा ये है कि ग्लोबल है. So when you do something on OTT, it goes to 199 countries, I think. और सब जगह लोग देखते हैं, हर कल्चर के लोग देखते हैं. जैसे आप उनके फिल्म्स देखते हैं, जैसे आप स्पेनिश फिल्में देखते हैं, आप कोरियन ड्रामास देखते हैं, आप इतने सारा कंटेंट है ऑन दैट. एंड so that is what is wonderful about the platform. तो आपके जो अमेरिका के जो नेबर्स हैं वो भी इस शो को देखेंगे. That's जी, something बिल्कुल जो शायद देखेंगे. पहले पॉसिबल नहीं था. Right? Absolutely. But as a performer, क्या एक अनलर्निंग होती है, माधुरी? You know, there's some things you've been used to over years.
चाहे वो वर्डिंग ऑफ कैमरा हो तो थोड़ा सा लाउड चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ व्हेन थिंग्स हैव चेंज, पर्सनली आपकी कोई अनलर्निंग रही है एज अ परफॉर्मर? नो, बिकॉज यू नो योर आर्ट इज़ योर आर्ट, वो आपका क्राफ्ट है, आप कैसे एक्टिंग करते हैं, आप रोल को कैसे अप्रोच करते हैं। तो हर डायरेक्टर के साथ जब मैंने काम किया है तो मैंने उस फिल्म को उनके नज़रिए से भी देखने की कोशिश की है, व्हाट दे वांट, यू नो, थ्रू उनके आईज से मैं देखती हूँ जब व्हेन दे नरेट द स्क्रिप्ट। सो व्हेन आई एम एक्टिंग आई कीप दैट ऑल्सो इन माइंड कि ये ऐसा उनका विजन है, सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अनलर्निंग तो है नहीं, लर्निंग ही बहुत है अभी, क्योंकि there's so many things you have to learn, because today filmmaking is not just filmmaking, or doing something for OTT is not just that. There's so much other things you have to do along with that. जैसे प्रमोशंस हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से बातें करते हैं हम लोग सारा दिन, इंटरव्यूज़ देते हैं टू मेक पीपल अवेयर कि हमारी फिल्म आ रही है या हमारा ये सीरीज़ आ रहा है, जैसे फेम गेम आ रही है। तो सो यू आर डूइंग सो मच मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू पहले वो गाने का ट्रेलर होता था, फिर वो फिल्म का थोड़ा सा ट्रेलर आता था, एक दो इंटरव्यूज़ फॉर मैगजीन्स एंड दैट्स अबाउट इट। और आज सोशल मीडिया भी है उसमें, सो यू हैव टू डू दैट टू, सो यू हैव टू मैग्नीफाई योर यू नो कंटेंट देयर ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत सारी सीखनी पड़ी। राइट, आई मीन बैक इन द डे अगर आपकी फिल्म आ रही है तो हमें पता है कि वो हर स्क्रीन पर होगी, हर सिंगल स्क्रीन पर चलेगी। अब कितने महीने चलेगी और या कितने हफ्ते चलेगी, दैट वाज द पॉइंट, राइट? बिकॉज आपको प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस भी थे एंटरटेनमेंट के। नहीं थे, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के, एंड सो पीपल आर आल्सो वेरी पिक एंड चूज व्हाट दे वांट टू सी। अगर उनको कुछ अट्रैक्ट करता है तो वो देखेंगे, यू नो। सो यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव टू देम कि ये ऐसी है, आइए देखिए, यू नो, ऑल दैट। So yeah, so it's a different world we live in now. No, in the sense कि even if it's on Netflix, माधुरी, तो ये Netflix पर है, बट बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो अराउंड 75 तो OTT प्लेटफॉर्म्स ही हैं इंडिया में, प्लस आपके सोशल मीडिया हो गए, वहां पे भी सभी एक्टर हैं, सभी डांसर हैं सोशल मीडिया में। आप इंस्टाग्राम उठा लें तो एक जो जमाना था where everything was माधुरी दीक्षित, right? Like everywhere, everyone spoke about माधुरी दीक्षित। इतने सारे fragmented screens होने के बाद, would you think कि आपका जो generation था माधुरी, that was the last generation of superstardom? I don't know, you know, like I always say that जैसे नए times आते हैं वैसे stardom का जो definition होता है वो change होता रहता है। Stardom at that time meant something else, stardom today means something else. Today's stardom, there could be someone who's a star on YouTube, there could be someone who's a big star on Instagram, there's someone who's a big star on Twitter, there's someone, तो हर एक का अलग पहलू में stars हैं लोग। तो उस हिसाब से टुडे द डेफिनेशन चेंजेस, सो यू कैन नॉट कंपेयर दिस ईरा टू दैट ईरा। जैसे हमारे ईरा में कहते थे ओ मधुबाला के वक्त ऐसा होता था, कैसे मतलब मिस्टीरियस होते थे, तभी लोग उन्हें चाहते थे। आज पीपल वांट टू नो अबाउट यू, दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो ये ज़माना अलग है, and you have to you have to flow with the times, and you have to realize कि the generations change and what they want changes. Right. When you look back, माधुरी, you know, अब मुझे लगता है इकलौती सुपरस्टार रही होंगी जिनके नाम पे ही फिल्म के टाइटल्स रहे हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। You know, you had a situation जब कि पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा माधुरी दीक्षित अगर काश इतना आसान होता। You know, or for that matter, हम आपके हैं कौन? मतलब MF हुसैन ने पता नहीं 70 बार देखा, उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाया। When you look back at that era, or yeah, for that time, era तो मतलब बहुत दूर की बात कर रहे हैं, उतना भी दूर की बात नहीं है ये। Yeah, you make me sound ancient. I know, it's not true. Mummified. Not at all. But you know, सबसे when you look back at that time, which has been your biggest high? जब आप, in fact, I'm sure, I really hope कि अपनी किताब आप लिखेंगी, autobiography लिखेंगी, what is the one moment जो आप याद रखेंगे जरूर कि that was a really high point? I don't know, it's क्योंकि हमारे जो इतने हाईज एंड लोज होते हैं लाइफ में, कभी हाई है, कभी लो है, कभी हाई है। सो एक कुछ हाई ऐसा डिस्कस करना, it's not, it's irrelevant. I think what I have to be, what is relevant to me is that मेरी जो आर्ट है, मेरी जो कला है, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकी विद वेरी गुड डायरेक्टर्स, अच्छे रोल्स के साथ, और
आई वॉन्ट टू कंटिन्यू टू डू दैट, आगे भी वो करना चाहूँगी. It doesn't matter क्या स्टार थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, पता नहीं, I don't know all that. But what I want to do is improve on myself, do better, every time I come on screen, or just keep entertaining people. That's my high. Right, right. And in that mode of entertaining people, pandemic के दौरान आपने एक और डेब्यू किया बतौर सिंगर. You actually came out with a single. एक पहली बात कि इतने साल तक why didn't I mean you had a chance, आप बॉलीवुड में थी, अगर आपको गाना होता तो कोई रोकता नहीं आपको. Why now? And secondly, जाते जाते and you know exactly what's coming your way, थोड़ा गुनगुना भी दीजिए वो गाने को. कौन से गाने को, आप कौन सा गाना कह रहे हैं? जो आपने गाना जो कैंडल्स जो आपने रिलीज किया ड्यूरिंग पैंडेमिक इन 2020. जी. वेल, गाना अभी क्यों नहीं, मैं ये प्रश्न आपसे पूछूंगी. व्हाई नॉट? इट्स समथिंग दैट आई लव टू डू एंड इट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद द पीपल. और जो मैंने ये एक ही गाना नहीं, मैंने 6-7 गाने गाए हैं विच इज़ लाइक एन एल्बम. और वो एक करके वी आर गोइंग टू रिलीज, बट दैट ऑल्सो टेल्स इट्स ओन स्टोरी. तो मेरे जो इमोशंस हैं, जो कैंडल गाना बनाया था मैंने इसीलिए बनाया था कि when you are working in any profession, you always have to be a beacon of light. You always have to inspire people. चाहे आपके लाइफ में कितनी भी टर्मोइल क्यों ना हो, आपके लाइफ में कोई दुख क्यों ना हो, but for the people you have to keep smiling. उनको इंस्पायर करना, you have to be the beacon of light for them. And you have to guide them. So that was what Candle was about. और वो मैंने dedicate किया था to the frontline workers, because they were the beacons of light at that time. They were the candles in everybody's life. और वो सबको save कर रहे थे, and at the risk of their own lives. So I thought it was a very touching thing for me, and I thought I should dedicate this song to them. तो तभी वो मैंने रिलीज़ किया था. लेकिन हर सॉन्ग में कोई मीनिंग है, और जैसे वो मैं समझाऊंगी आपको, जैसे गाने रिलीज़ होंगे तो आपको समझ में आएगा. बट या, सो दैट वाज इट. चाहे जितने भी स्क्रीन्स हों, चाहे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे जितने भी सिंगल स्क्रीन्स हों या मल्टीप्लेक्सेस हों, देयर विल ऑलवेज बी वन माधुरी दीक्षित. थैंक यू. और आई एम गोइंग टू ट्राई माय लक वन मोर टाइम. अगर जाते जाते आप वो गाना गुनगुना दें हमारे लिए. ओके. Here we step up to the edge, and we're not afraid to fall. We found ourselves and lost our heads, going down like waterfalls. Whoa! Thank you so much. Thank you, That was Madhuri Dixit. All the best Thank you. for everything. Thank you.